स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारी 10वां पाठ पूरा हो चुका है। आज हम देखेंगे कविता समता की और पाठ 11वां। ठीक है। इसके कवि हैं मुकुटधर पांडेय। इसके कवि कौन है? मुकुटधर पांडेय। इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और इनकी मृत्यु 1989। परिचय: छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से लिखना शुरू कर दिया था। देखो कितने छोटे से थे, तब से उनको लिखने का शौक हो गया, लिखना शुरू किया था। अपनी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्वत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंधय, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि इतनी सारी उनके प्रमुख कृतियाँ रही है। अब प्रस्तुत कविता के अंदर उन्होंने क्या दिया? प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली आध्यात्मिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। देखो, धनवान व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति भी दोनों कौन है? भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते? ये आपको सबको पता है, जिसके पास पैसा है वो अमीर गरीब भाई को भी पूछता नहीं है। देखो इस कविता के अंदर क्या बताया है। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से जो कोई आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने, पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है, उनको पोबारे, दीन दारिद्र के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंदीप बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे सुखदन साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे टूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार ही क्या होगा। क्या बताया अब इसके अंदर हम देखेंगे। पहले देखेंगे इसके कठिन शब्द देख लो। यदि कठिन शब्द देखें तो आपको अर्थ लिखने में इजी जाता। भ्रात यानी भाई, भ्रात यानी भाई। द्युतिहीन, कांति रहित, चमक रहित। द्युतिहीन बोले तो क्या आएगा? चमक रहित, बिना चमकी वाला। आंख पे की चमकी सब खत्म हो गई, जो शरीर में शाइनिंग थी वो कब खत्म हो गई। कुंज टिका यानी धुंध, कुंज टिका यानी धुंध। तुषार करते यहाँ पे लेंगे हम बर्फ। पद्मदल, कमल दल। ताल यानी तालाब। बिल खाना, कष्ट पाना। अन्याय यानी अत्याचारी। नृप यानी राजा। दंड यानी सजा। यथा जैसे। निशाकाल, रात के समय। निज यानी अपने। श्वान यानी कुत्ते और स्यार यानी गिदड़। समझ में इतना अर्थ? अब तीन कड़वे क्यों अर्थ देखेंगे। पहले बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। कौन चला गया? बीत गया हेमंत ऋतु खत्म हो गया। अब कौन सा उसका भाई आया? कौन सा भाई आया? शिशिर ऋतु आया। कौन सा आया? कि कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु का जो भाई है हेमंत, वो अब बीत गया, उसका समय निकल गया। शिशिर ऋतु का जो भाई था हेमंत, उसका समय अब निकल गया है। अब किसका आगमन हो गया? शिशिर ऋतु का आगमन
हो चुका है। जब शिशिर ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति कैसी हो गई? चमकहीन हो गई, क्योंकि शिशिर ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगता है। तो अभी क्या हो गया? शिशिर ऋतु आ गया और प्रकृति कैसी होगी? चमक रहित होगी, बिल्कुल उसके अंदर कांति तेज नहीं है उसकी। अवनी में कुंज टिक्का है छाई। अवनी में अंजे क्या बताया इसके अंदर कि शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंडी के कारण प्रकृति की आभा पूरी खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी का धुंधल का छा गया है। पृथ्वी कैसी होगी? धुंधलानी पृथ्वी हो चुकी है। उसके ऊपर कोई भी प्रकार की जो धूप थी, धूप की शाइनिंग खत्म हो चुकी है। अब ठंड के कारण खूब बर्फ़ गिर रही है। जिधर उधर क्या गिर रहा है? बर्फ़ गिर रही है। और बर्फ़ गिरने से तालाब के अंदर के जो कमल थे खिले हुए, पद्मदल यानी कमल, जो कमल खिले हुए थे, अब बर्फ़ के वजह से वो क्या हो गए? बहुत उनको कष्ट हो रहा है फूलों को। इतने बर्फ़ में फूलों को रहने के लिए कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है। कैसा कष्ट है ये? जैसे निर्दयी राजा है, प्रजा कैसी है? सुखी प्रजा थी, बहुत अच्छा मन से प्रजा रही थी, लेकिन राजा बदल गया। राजा वहाँ पे निर्दयी आ गया, त्रास देने वाला राजा आ गया, तो प्रजा कैसी होंगी? दुखी होंगी ना। तो दुखी प्रजा होगी। राजा अन्याय कर रहा है, निर्दयी राजा है, और तरह तरह के दंड से राजा उन प्रजा को तकलीफ दे रहा है। उसी प्रकार से उस कमल दल के ऊपर इतनी बर्फ़ गिर गई है कि वो बर्फ़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। आया समझ में यहाँ तक? ये आया के ध्यान में? क्या बताया इसके अंदर? उस कमल दल के ऊपर इतनी सारी ठंड गिर गई है, बर्फ़ गिर गया है, तो उस बर्फ़ की वजह से सारी प्रजा कैसी हो गई? बहुत ही जैसे बर्फ़ को कमल सा निष्ठुर हो गया था, उसके ऊपर तकलीफ हो रही थी। उसी प्रकार अन्यायी राजा जब हमारी प्रजा को मिलता है, दंडी राजा, निर्दयी राजा यदि प्रजा को मिलता है, तो सारी प्रजा दुखी हो जाती है। उसी प्रकार ये कमल का फूल भी दुखी हो चुका है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। शाम का समय हो गया, रात का, निशा बोल तो रात के समय के अंदर लोग क्या करते? अपने घर में जाकर सो जाते। ठंड बहुत है, क्या करेंगे बाहर रह के? तो रात्रि के समय में ठंड बहुत रहने से वो अपने घर में जाकर सो गए। और ऐसे समय पर अपने घर में सोने के बाद में अब बाहर कुत्ते ठंडी की वजह से क्या करते? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे। उनको भी तो जी है ना, फिर क्या करेंगे बेचारे? तो ठंडी में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे। और स्यार का मतलब क्या बताया मैंने आपको? गिदड़ भी क्या कर रही है? ऐसे असहाय प्राणी, बुरे हाल हो रहे इनके, तो ठंडी की वजह से ये बार बार चिल्ला रहे हैं। आया समझ में? क्या बताया कि अर्धरात्रि के समय में, निशा काल का समय था, उस समय में लोग अपने घर में जाकर सो गए और बाहर कुत्ते और सियार जोर जोर से ठंडी की वजह से चिल्ला रहे हैं। आ गया इतना समझ में? आगे के अर्थ हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ओके।